संध्या। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष भाग 2 में आपका स्वागत है। इसमें हम आपको बिंबिसार तक पढ़ा दिए थे। आगे हम बात करेंगे अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु का शासनकाल रहता है 492 BC से ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक, और इसमें कौशल के साथ भी संघर्ष होता है उसके जीवन काल में। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था, ध्यान रखेंगे। अपने पिता बिंबिसार की हत्या 491 BC में कर दिया, जिसके वियोग में चेलना मर जाती है। चेलना बिंबिसार की जो पत्नी थी वो वियोग में मर जाती है। तब चेलना का दोनों पुत्र हल और बेहल, ये 18 लड़ियों का हार उसे कब मिला था? और से चनक हाथी। जब ये हल और बेहल पैदा लिया था उस समय उसके पिता जो है भेंट स्वरूप, गिफ्ट स्वरूप दिए हुए थे 18 लड़ियों का हार और से चनक हाथी। बात वही है, चेलना या फिर चेलना, ध्यान रखेंगे। से चनक हाथी लेकर जो है अपने नाना चेटक के पास चला जाता है। अजातशत्रु जो है चेटक से यह 18 लड़ियों का हार और से चनक हाथी मांगता है, जिसके कारण वैशाली से संघर्ष वहां शुरू हो जाता है। उससे किससे हो जाता है? चेटक से हो जाता है। दूसरी तरफ कौशल नरेश प्रेसेंजित से युद्ध होता है, उसमें अजातशत्रु पराजित हो जाता है। और काशी पर अधिकार कौन कर लेता है? ये प्रेसेंजित उस पर अधिकार कर लेता है और अजातशत्रु को जेल में डाल दिया जाता है। प्रेसेंजित की पुत्री जो थी वजीरा जब जेल के निकट से गुजरती है तो अपने प्रेमी अजातशत्रु को बंद देखकर बहुत दुखी होती है। यानी कि इसकी प्रेमी कौन था? वजीरा के प्रेमी अजातशत्रु था। अब अपने पिता के कहने पर उसे जेल से रिहा करवा देती है वजीरा। और जब इसके बारे में, प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता है इसको, उसके पिता प्रेसेंजित को, तब जो है उसका विवाह अजातशत्रु से करा दिया जाता है, अजातशत्रु से हो जाता है। और भेंट स्वरूप, दहेज के रूप में पुनः जो है काशी उसे दे दिया जाता है। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं। वैशाली के साथ अजातशत्रु का संघर्ष होता है। वैशाली के शासक रहता है चेटक और उसके साथ संघर्ष शुरू होता है। वैशाली सबसे शक्तिशाली राज था। अगर लिखना हो मेंस तो ध्यान रखेंगे, उसे जितना बहुत कठिन था वैशाली को। अजातशत्रु ने क्या किया? एक चाल चली और 2 मंत्री, ध्यान रखेंगे, सुनिधि और वत्सकार। क्या करता है? 2 मंत्री को, सुनिधि और वत्सकार को दिखावे में सामाजिक अपमान करता है, अपमानित करता है उसको समाज में, ताकि विश्वास हो जाए कि अपमानित करके क्या किया, इसे राज्य से निकाल दिया। ये दोनों मंत्री वैशाली के शासक जो था चेटक के यहाँ शरण लेता है और राजा का विश्वास पात्र बन जाता है। वहां पे भी ये राजा का प्रिय हो जाता है, विश्वासी मंत्री वहां पर बन जाता है। और आगे चल के दोनों मंत्री वैशाली में फूट डालना शुरू कर देता है। ये दोनों मंत्री जो था वैशाली में फूट डालना शुरू कर देता है। कौन? सुनिधि और वत्सकार। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार की सहायता से लगातार 16 वर्षों तक संघर्ष किया। लगातार 16 वर्ष तक जो है संघर्ष करता है। कोई विश्वास पात्र कैसे व्यक्ति बन सकता है कि दुश्मन के यहाँ जाए, आप खुफिया जानकारी देते रहेंगे 16 साल तक? ऐसा करता है कौन? वत्सकार करता है और उन्हें पराजित कर देता है। अंत में क्या करता है? चेटक को पराजित कर देता है और वैशाली को अपने अधिकार में ले लेता है। अजातशत्रु ने अपने जीवन के अंतिम काल में सोन नदी और गंगा नदी के संगम पे, जहां मिलन होता है उसको संगम बोलेंगे, संगम पर एक दुर्ग बोले तो फोर्ट, किला, एक किला का निर्माण करना आरंभ करता है। परंतु उसी समय उसका पुत्र जो था उदयन क्या करता है? उसकी हत्या कर देता है और स्वयं उस किले का, उस दुर्ग का निर्माण करता है और पाटलिपुत्र, कुसुमपुर जिसे कहा गया, पुष्पपुर कहा गया, शहर को बसाता है। तो आपसे पूछ दे कि पाटलिपुत्र शहर को किसने बसाया? तो उदयन ने बसाया। ठीक है, उदयन किसका पुत्र था? अजातशत्रु का पुत्र था। अजातशत्रु किसका पुत्र था?
बिंबिसार का पुत्र था। अजात शत्रु शासक बनने के लिए किसकी हत्या की? अपने पिता बिंबिसार की। उसी तरह से उसका भी पुत्र अपने पिता की हत्या करता है। इस तरह से जो भी शासक बनता है सब अपने अपने बाप को जो है सफाया करते जाता है। इसलिए इस वंश को कहते हैं पितृहिंती वंश, यानी कि राजा बनिए तो अपने पहले बाप को मारिए। ठीक है कर रहे थे ना। चलिए आगे देखिए, अब उदयन के बारे में समझेंगे। उदयन का शासनकाल रहता है 460 ईसा पूर्व से लेकर के 444 ईसा पूर्व तक। उदयन क्या क्या करता है देखिए। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। पाटलिपुत्र शहर को बसाया उदयन। और इसके अलावा मगध, 2 बार लिख दिए मगध, मगध को अपनी राजधानी बनाता है। तो मगध को राजधानी कौन बनाता है? उदयन सबसे पहले बना देता है। जैन ग्रंथ में उदयन के माता का नाम पद्मावती था। पद्मावती उसके मां का नाम ऐसा प्राप्त होता है किस ग्रंथ के अनुसार? जैन ग्रंथ के अनुसार। उदयन अपने पिता अजातशत्रु के शासन काल में, जब तक अजातशत्रु का शासन काल था उस समय चंपा का राज्यपाल था। राज्यपाल बोले तो उपराजा कह लीजिए भाई साहब, क्या? उपराजा। तो चंपा का राज्यपाल था। चंपा किसकी राजधानी थी? अंग की राजधानी थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। ये भी क्या करता है? अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर देता है। उदयन जैन धर्म के अनुयायी था, ध्यान रखेंगे। उदयन जैन धर्म के अनुयायी था। हर एक वंश की अंतिम शासक नागदशक होता है और इसकी हत्या बनारस के राज्यपाल शिशुनाग कर देता है और एक नए राजवंश यानी कि शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। तो अब हम बात करेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया? तो स्वयं शिशुनाग करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम शिशुनाग वंश के बारे में। इसका शासनकाल रहता है 412 बीसी से लेकर के 344 बीसी तक। 412 ईसा पूर्व से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश। शासकों का क्रम देखिए शिशुनाग वंश में, तो सबसे पहले तो शिशुनाग स्वयं होता है इसके संस्थापक। शिशुनाग वंश के संस्थापक स्वयं शिशुनाग होते हैं। ये शासन करते हैं 412 ईसा पूर्व से लेकर के 394 ईसा पूर्व तक। उसके बाद इसका पुत्र, शिशुनाग का पुत्र होता है कालाशोक। कालाशोक शासन करता है 393 ईसा पूर्व से 365 ईसा पूर्व तक। और कालाशोक का पुत्र होता है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन 9 भाइयों के साथ सामूहिक रूप से शासन करता है। ध्यान रखेंगे, 9 भाइयों के साथ जो है सामूहिक रूप से शासन करता है 365 बीसी से लेकर के 344 बीसी तक। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था, ध्यान रखना है। इसके समय मगध की 2 राजधानियां थी। मगध की 2 राजधानी बनी, पहला गृहब्रज यानी कि राजगृह और दूसरा वैशाली। ठीक है, इतना इसमें ध्यान रखेंगे। अब आते हैं दूसरे शासक कालाशोक के बारे में देखते हैं। शिशुनाग का पुत्र हो जाता है कालाशोक। ये शासन करता है 393 ईसा पूर्व से लेकर के 365 ईसा पूर्व तक। सुनिए, इसका उपनाम था काकवर्ण। किसका उपनाम था? किसका? कालाशोक का। और अजातशत्रु का उपनाम क्या होता है? कोणिक होता है, ध्यान रखेंगे। काकवर्ण, काक मीन्स कौआ और वर्ण मीन्स रंग, कौआ के रंग का। ये देखने में काला था इसलिए इसको क्या कहा जाता था? काकवर्ण कहा जाता था। इसके काल में द्वितीय बौद्ध संगीति जो आयोजित की जाती है 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, ध्यान रखेंगे। कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। फिर अपनी राजधानी कहाँ लेके आ जाता है? पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर देता है राजधानी। कालाशोक ने प्रत्येक दिन अपने दरबार में नाई से शेविंग कराता था। देखिए, ये पढ़ना है, शेविंग भी कराता था। आगे क्या हो जाता है? डेली क्या करता था? नाई से शेविंग कराता था। नाई के मृत्यु के पश्चात उसका एक पुत्र था अग्रसेन, याद रखेंगे। अग्रसेन जो है ये शेविंग करता था प्रतिदिन। कालाशोक की रानी को उस नाई से यानी कि अग्रसेन से क्या हो गया? प्रेम हो गया। कालाशोक की रानी को, क्या कि कौआ था ही तो कौआ से कौन प्रेम करता है? प्रेम किससे हो गया? अग्रसेन से प्रेम हो गया।
किसको? कालाशोक की रानी को। और उसने नाई से जो है अपने पति की हत्या करवा देता है। वो रानी जो है अपने पति की हत्या किससे करवा देता है? अग्रसेन नाई से करा देता है। और यह नाई अग्रसेन धीरे धीरे करके इसके सभी पुत्रों को मार देता है और अंत में उस रानी को भी मार देता है। और एक इतिहासकार कहता क्या है कि यही अग्रसेन, यही नाई आगे चल करके महापदनंद के नाम से जो है विख्यात होता है और आगे इस मगध में किस वंश की स्थापना करता है? नंद वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं नंद वंश के बारे में। हम बात करेंगे आगे यूनानी इतिहासकार कार्टियस क्या कहता है? कार्टियस के अनुसार वही अग्रसेन जो नाई था महापदम नंद के नाम से, यानी कि महापदनंद नाम से विख्यात होता है और मगध पर नंद वंश का नींव डालता है। तो अब देखेंगे नंद वंश यानी कि 344 बीसी से और 322 बीसी तक शासन करता है। इनके बारे में शासकों का क्रम देखें नंद वंश के, तो सबसे पहले तो महापदम नंद हो जाता है जो कि नंद वंश की स्थापना किया था अग्रसेन। उसके बाद में द्वितीय शासक पंडुक हो जाते हैं, तृतीय शासक हो जाते हैं पंडुगति, चौथे शासक हो जाते हैं भूतकाल, पांचवें शासक हो जाते हैं राष्ट्रपाल और छठे शासक हो जाते हैं गोवी शाणक, सातवें शासक हो जाते हैं दशीधक, आठवें कैवर्त और नौवें शासक हो जाते हैं और अंतिम शासक होते हैं घानानंद हो जाते हैं। नंद वंश के अंतिम शासक घानानंद, ध्यान रखेंगे। महापदम नंद जो कि अग्रसेन को कली का अंश, ध्यान रखेंगे क्या क्या उपाधि दिया गया? कली का अंश, तांत्रक, दूसरे परशुराम का अवतार भी कहा जाता है, दूसरे परशुराम का अवतार भी कहा जाता है। इस वंश में कुल 9 शासक हुए, टोटल 9 शासक होते हैं। संभवतः इसे नंद वंश कहा गया। नंद वंश के शासनकाल के समय यानी कि 326 बीसी के समय हिंदू कुश पर्वत जो काबुल और कंधार इलाका पड़ता है को पार करते हुए मकधुनिया के शासक थे अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर कहा गया। अलेक्जेंडर ने तक्षशिला पर आक्रमण करता है और जीत भी लेता है सिकंदर। इसी सिकंदर की सेना ने ब्यास और झेलम नदी को पार करने से क्या करता है? इनकार कर देता है। इसे वितस्ता का युद्ध या फिर झेलम का युद्ध कहा जाता है। यानी कि अलेक्जेंडर क्या करता है? तक्षशिला पर आक्रमण करके तक्षशिला को भी जीत लेता है, इसके अलावा काबुल को भी जीत लेता है। और उसके बाद उसकी सेना जब थक जाती है तो यहाँ से वापस चल जाता है, घानानंद से युद्ध नहीं होती है। तो बहुत कहा गया है कि सिकंदर विश्व विजेता था, पूरे दुनिया को जीत लिया, लेकिन भारत को नहीं जीत सका। ऐसा कोई बात है नहीं, घानानंद तो पहले ही कमजोर शासक था। अब हम महापदम नंद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। महापदम नंद की कुछ उपाधियां हैं, ध्यान रखेंगे। अग्रसेन, अब देखिए कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अग्रसेन जो था ये उपाधि दिया गया था, लेकिन कुछ किताबों में आपको मिलेगा क्या कि अग्रसेन उसका तो पूर्व नाम था महापदम नंद का, जो नाई के रूप में काम करता था उस समय। तो खैर इसको भी हमें ध्यान रखना है। अग्रसेन का अर्थ होता था अनगिनत सेना के स्वामी होने के कारण ये उपाधि उसको दिया गया अग्रसेन। दूसरा उग्रसेन, जिसका अर्थ होता है तेज गुस्से वाला, तो ये तेज गुस्से वाला था जिसके कारण उपाधि क्या दिया गया? उग्रसेन दिया गया। शपथ क्या ली उन्होंने? पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की शपथ ली। अतः इसलिए परशुराम की भांति किनको? महापदम नंद को सर्वक्ष तांत्रक कहा गया। सर्वक्ष तांत्रक भी इसे कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। परशुराम की भांति से सर्वक्ष तांत्रक भी कहा जाता है। हाथी गुफा अभिलेख में ध्यान रखना है, हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार महापदम नंद ने कलिंग की विजय की। कलिंग जो उड़ीसा में पड़ता था, कलिंग के शासक थे उस समय खारवेल।
तो कलिंग विजय प्राप्त की थी उन्होंने। नंदों के साम्राज्य का विस्तार ब्यास नदी तक हो गया था। कहां तक? तो ब्यास नदी तक, ध्यान रखेंगे। अतुल धन संपदा का स्वामी होने के कारण नंद वंश के अंतिम शासक को घनानंद, आप नाम सुने हैं घनानंद, लेकिन कहीं कहीं जो है इन्हें धनानंद भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसके पास अतुल्य अथाह धन संपदाएं थी। नंदों के अत्याचारों का वर्णन मुद्रा राक्षस में मिलता है। मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है जो लिखा था विशाख दत्त ने। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की। गुप्त काल में रचना होती है, ध्यान रखेंगे, इससे भी प्रश्न पूछता है। तो ये मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने गुप्त काल में करता है और इसी पर मुद्रा राक्षस पर टीका लिखा, इसको विस्तारित किया ढोंडी राज ने किया। ढोंडी राज ने क्या करता है, इस पे टीका लिखता है। यह क्या है? तो मुद्रा राक्षस एक नाटक है, ध्यान रखेंगे, ये नाटक है। नाटक कैसा है? तो नायिका विहीन नाटक है। नायिका विहीन बोले तो इसमें कोई नायिका का जिक्र नहीं है, नायिका नहीं है, यानी कि अभिनेत्री नहीं है, बिना अभिनेत्री वाला ये नाटक है। तो घनानंद के समय, घनानंद कहेंगे या फिर धनानंद कहेंगे, घनानंद के समय अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर, अलेक्जेंडर किसको कहा गया? सिकंदर को। सिकंदर का आक्रमण 326 बीसी ईसा पूर्व या फिर कह लीजिए 325 ईसा पूर्व, दोनों डेट आपको ध्यान रखना है, में होता है। सिकंदर ने हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए, हिंदू कुश पर्वत का लोकेशन देख रहे हैं, कश्मीर से ऊपर पड़ता, पार करते हुए तक्षशिला आता है। तक्षशिला आया और काबुल, कंधार और बैक्टीरिया को जीता। बैक्टीरिया एक प्रदेश था, ऐसा नहीं बैक्टीरिया जीवाणु ना समझ लेंगे। तक्षशिला का शासक आम्बी, तक्षशिला का जो शासक था आम्बी, वह बिना लड़े जो है आत्मसमर्पण कर देता है। बिना लड़े जो है आत्मसमर्पण कर देता है आम्बी, इसलिए आम्बी को प्रथम देशद्रोही शासक कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रथम देशद्रोही शासक किसे कहा जाता है? तो आम्बी को कहा जाता है। पुरु राज्य के शासक था पोरस, ध्यान रखना है, पुरु राज्य के शासक था पोरस। से सिकंदर का युद्ध होता है, जिसमें पुरु के शासक जो था पोरस, पुरु के शासक जो पोरस था वह क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। इसे विषम परिस्थितियों में लड़े जाने के कारण हाइडेस्पीज का युद्ध कहा जाता है। इतना विषम परिस्थिति में लड़ा, इसलिए इस युद्ध को कहा जाता है हाइडेस्पीज का युद्ध। हाइडेस्पीज का युद्ध कहा जाता है। तो आपसे पूछे कि हाइडेस्पीज का युद्ध किसके बीच होता है? तो पुरु शासक पोरस और सिकंदर के बीच होता है। आगे देखेंगे, अंत में सिकंदर राज वापस कर देता है। जीत करके सिकंदर क्या करता है? उस राज को वापस कर देता है और फिर जो है वापस लौट जाता है।